Hello everyone, I welcome you all to this channel. Today we are going to start from mechanics. Mechanics तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बट किस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए? यूकेपीएससी जेईई। ठीक है, यूकेपीएससी जेईई एग्जामिनेशन को हम टारगेट करते हुए यहाँ पे मैकेनिक्स के सिलेबस को सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फोर्सेस, और फोर्सेस में आपके पास दिया गया है ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी, मोमेंट्स एंड कपल्स, फोर्स पॉलीगन या फनिकुलर पॉलीगन, लेमीज थ्योरम और वेरिग्नस थ्योरम। ये 5 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं फोर्सेस में। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये मान लिया मेरे पास कोई बॉडी है, तो मैं इस बॉडी पे फोर्स को कैसे डिफाइन करूं। तो ये जो बॉडी है इस पे अगर पुश या पुल फोर्स लगता है तो उसे इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो पुश या पुल होने पे अगर बॉडी के, ठीक है ना, बॉडी की स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं, या तो वो स्टेशनरी स्टेट में थी, रेस्ट की पोजीशन से मूविंग स्टेट में चले जाती है, या फिर वो मूविंग स्टेट में थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी, और उस यूनिफॉर्म मोशन से उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है ना, उसका अब जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा। तो फोर्स क्या करता है, या तो फोर्स इस बॉडी की पोजीशन को चेंज करेगा, या फिर प्रयास करेगा, या फिर इट टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बट आप इसको सिंपली डिफाइन करें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी विच ईदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई। यहाँ पे क्या करता है, ये स्टेट को चेंज करता है किसी बॉडी की। अगर वो रेस्ट में है तो वो मूविंग कंडीशन में चले जा सकती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो भी उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो अगर मेरे पास कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, और वो फोर्स कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री पे है, ठीक है, और 50 न्यूटन का वो फोर्स है। तो यहाँ पे 2 चीज हमने बता दी। क्या? एक तो हमने बता दिया कि इसकी डायरेक्शन है कुछ, ठीक है, ये हमने बता दिया कि इसकी डायरेक्शन है कुछ। दूसरा हमने कहा कि इसका ये क्या है, 50 न्यूटन लग रहा है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स क्या हमें बता रहा है यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी है अपना, और ये दोनों होने के कारण क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि भाई यूनिट क्या होती है फोर्स की। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करें अगर, तो देखिए जो यूनिट है इसकी, ये 2 टाइप से आती है। आपको पता होगा बेसिक F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे 2 टाइप में आ जाती है। एक तो आती है एब्सोल्यूट, दूसरी आती है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो यूनिट है वो फर्दर CGS और MKS में डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल भी 2 टाइप की हो गई, CGS और MKS में अलग अलग। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का आपको यूजुअली पता होता है, ग्रेविटेशनल पे बहुत कम, यहाँ पे हम बहुत कम न्यूमेरिकल्स में भी बहुत कम दिया रहता है ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ठीक है, ठीक है, तो CGS की बात अगर करें, आपको CGS में यूनिट पता होगी, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आ जाएगा इसमें। तो आपको पता है एक चीज यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को अगर आप लिखें यहाँ पे तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम, और इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है क्या, वन डाइन, इसी को हम बोलते हैं वन डाइन। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CGS में हमारी यूनिट हो जाएगी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिख लेते हैं 1 डाइन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1 डाइन। अगर MKS में बात करें तो क्या हो जाएगा, MKS में हमारे पास बस ग्राम की जगह पे किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मेरे को बदलना है MKS को CGS में, तो ये हो जाता है 10 टू द पावर 5 डाइन। कैसे? आपको पता है कि डाइन क्या है, डाइन कुछ नहीं है, डाइन है हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसमें मेरे को बदलना है किसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, और मीटर को सेंटीमीटर में तो 10 टू द पावर 2। तो यहाँ से बेसिक आपको पता चल गया कि कितना हो गया, 10 टू द पावर 5
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम डाइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात आपको पता है। दूसरी जो यूनिट है यहाँ पे फोर्स की वो है ग्रेविटेशनल यूनिट, सीजीएस और एमकेएस में। ठीक है, आइए इसको भी देखें। सीजीएस और एमकेएस में क्या क्या यूनिट हो जाती है, तो एक हो जाती है हमारी 1 ग्राम वेट। ठीक है, एक हो जाता है 1 ग्राम वेट, जो कि डाइन में अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा 981 डाइन। और इसी तरीके से एमकेएस में आपने पढ़ा होगा 1 किलोग्राम फोर्स, तो ये हो जाता है हमारा 9.81 न्यूटन। ठीक है, 9.81 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम मास है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे हम अगर जी लेते हैं तो उसकी वैल्यू 9.8 होती है, तो वहां से आपका निकल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स की। फोर्स से क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो क्या करता है कि जो भी हमारे पास बॉडी है, ठीक है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट मे चेंज द डायरेक्शन। सबसे पहले हमें पता चला डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही थी कोई बॉडी, अब वो इस डायरेक्शन में चली गई। दूसरा पॉइंट है, अगर सबसे पहले हमने जो पढ़ा डेफिनेशन में, स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर आपकी जो बॉडी है वो स्टेशनरी कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में, तो वो मूविंग कंडीशन में जा सकती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म या कुछ भी और किसी तरीके से मोशन कर सकती है, तो वहां पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तीसरी बात हो गई कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और ये मेरे पास कॉपर है, ठीक है, मान लिया कॉपर मेटल, इसका मैं वायर में बदल देता हूँ इस पर टेंसाइल फोर्स लगा के। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इसकी शेप और साइज में चेंज हुआ। तो शेप और साइज भी चेंज हो सकती है, शेप और साइज भी चेंज हो सकती है। और टेंसाइल फोर्स क्या होता है, जो बॉडी से दूर की ओर लगता है। ठीक है ना, बॉडी की तरफ नहीं लगता है, बॉडी से दूर की ओर लगता है, जो कि बॉडी को बड़ा कर सकता है। ठीक है ना, उसकी लेंथ को बढ़ा सकता है। इस तरीके से अगर कंप्रेशन फोर्स होता है तो वो उसको छोटा कर देता है। तो शेप और साइज में यहाँ पे चेंज आ रहा है। चौथी चीज, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी, आपने जैसे टेंसाइल फोर्स लगाया बॉडी के दोनों एंड से, तो अब बॉडी ने इसका अपोज किया होगा और उसने अंदर से क्या चाहा होगा कि ये मैं जो हूँ एक्सपेंड ना हो। ठीक है ना, बॉडी क्या चाह रही होगी कि वो एक्सपेंड ना हो, तो उसका जो अंदर का जो फोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वही क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट करता है। तो फोर्स, इस टेंसाइल फोर्स के कारण बॉडी ने अपने अंदर से, ठीक है ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसने अंदर से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स या फिर आप कहें इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। तो फोर्स का इफेक्ट एक और आ गया यहाँ पे कि बॉडी क्या कर सकती है, इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इफेक्ट जाने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैं फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लिया मेरे पास कोई फोर्स है, ठीक है, और वो 50 डिग्री पे लग रहा है, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री पे इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, इतने पे फोर्स लग रहा है मेरा, कितना भी 20 न्यूटन मान लिया, और 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो 90 प्लस एंगल पे लग रहा है, मान लिया 120 पे लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लग गया, हमारा कितना, 120 पे लग रहा है हमारा 30 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बोज नोटेशन। बोज नोटेशन, बोज नोटेशन में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई फोर्स है, उसका स्पेस डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये और ये तीन फोर्स हैं इसमें। ठीक है, मान लिया ये रिजल्टेंट है इन दो फोर्सेस ए और बी का, तो मेरे को इसका बोज नोटेशन दिखाना है। वो कैसे दिखाऊंगा, ए फोर्स ये लग रहा है, बी फोर्स ये लग रहा है, और रिजल्टेंट जो है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम बोज नोटेशन में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे होता है फोर्सेस का। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, इसमें हमारे पास काफी सारे टाइप आ जाते हैं। तो नेचर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से यहाँ पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं फोर्स को। नेचर ऑफ फोर्सेस, कैसा नेचर, जैसे आपका एक्शन और रिएक्शन। आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, दैट इज एक्शन। उस बॉडी ने उस एक्शन के रिस्पॉन्स में रिएक्शन फोर्स लगाया, ठीक है ना, रिस्पॉन्स में जो फोर्स लगाया दैट इज रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से टेंशन और थ्रस्ट, ये नेचर हो गया। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये नेचर ऑफ फोर्सेस
में आ जाते हैं इस टाइप के फोर्सेस। दूसरा आप क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में आपके आ जाता है टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो बॉडी टेंसाइल स्ट्रेस उसके रिस्पॉन्स में जनरेट करेगी। इसी तरीके से इंटरनली रेजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स अगर आप लगाते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगी। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सेस। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया जैसे आपका एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्टिव पैसिव, इस तरीके के फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है, और एक्टिव और पैसिव। फोर्थ टाइप आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से। एरिया ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से, माना ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कंसंट्रेटेड फोर्स। और वहीं पे कोई लार्ज एरिया है, उस पे फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। तो फिफ्थ टाइप, ठीक है, ये हमने कहा इसमें दो टाइप के आ गए, इसमें कंसंट्रेटेड और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस विद बॉडीज। अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस विद बॉडीज। यहां पे ध्यान रखना फोर्स जो है उसका बॉडीज के साथ, ठीक है ना, बॉडी के साथ। तो जैसे इसमें दो टाइप के आ जाते हैं, इसमें एक आ जाता है कॉन्टैक्टिंग फोर्स, दूसरा आ जाता है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। तो कॉन्टैक्टिंग फोर्स क्या होते हैं भाई, कॉन्टैक्टिंग फोर्स और नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सो दैट इज योर कॉन्टैक्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जब किसी बॉडी पे लगे, दैट इज योर कॉन्टैक्टिंग फोर्स। और कोई बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है उसका, तो वहां पे आपका नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बॉडी के साथ। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से क्लासिफाई करा फोर्सेस को।